नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार जनपद से आए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने विधानसभा स्थित कृषि मंत्री गणेश जोशी के कार्यालय कक्ष में किसानों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हरिद्वार जनपद से आए किसानों से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 5 सूत्रीय मांगों को सिलसिले में मुलाकात की है। और वहीं आपको बताते चले कि मुलाकात के दौरान तमाम किसानों ने आरोप भी लगाए हैं कि पटवारियों ने अतिवृष्टि के चलते फसलों के हुए नुकसान पर गलत रिपोर्ट को पेश किया है और इसके अलावा मनरेगा से जुड़े कामों में किसानों को जोड़े जाने की मांग भी की गई है। और जिस पर ग्राम्य विकास आयुक्त ने फौरी तौर से इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं। और वहीं बाकी तमाम मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए 15 दिन का समय भी तय किया गया है। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में किसानों का दल मुझसे मिला और उन्होंने एक 5 सूत्रीय मांग पत्र मुझे दिया। उनका ये कहना था कि जो हरिद्वार में, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इस आपदा में हरिद्वार के किसानों का हुआ है, उनका यह कहना था कि उसका सर्वे ठीक नहीं हुआ है, पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। हमने जिला मजिस्ट्रेट से यहीं से दूरभाष से बात की है और शीघ्र ही हमारे विभाग का अधिकारी और वहाँ के रेवेन्यू के अधिकारी साथ में जाएंगे। मंत्री जी से बातचीत हुई है। एक तो नरेगा के बारे में बात हुई तो नरेगा पर मंत्री जी ने कहा वहाँ के प्रशासन को कि नरेगा किसान को दो, किसान को उसका लाभ मिला, तो उसको हाँ कर दी। उसके लिए भी हम बधाई मंत्री को दे रहे। और एक जो सर्वे था, सर्वे में धांधली करी पटवारियों ने, तो उसमें की रीसर्वे होगा, उसके लिए डीएम साहब मीटिंग लेंगे। वो जो मुआवजा जितना मिला नहीं उन्हें मिलेगा, वो दो ये बात हुई। बाकी हमारी पौड़ी जिले की और डोईवाड़ा की थी, उन समस्याओं को भी उन्होंने अधिकारियों ने संज्ञान लिया। देखिए, आज पूरे उत्तराखंड के किसान मंत्री जी से मिले हैं, कृषि मंत्री जी से, और पूरे उत्तराखंड में किसानों की समस्या है। ज्यादा जो समस्या है वो हरिद्वार जिले की है, क्योंकि हरिद्वार जिले में क्या है कि किसानों के खेतों में विषैला पानी छोड़ा गया, जिसके कारण वहाँ की पूरी जो जमीन है वो खराब हो गई, पूरी फसलें खराब हो गई। आज किसान के पास ऐसा भी नहीं है कि वो अपने बच्चों की फीस भी भर सके, और उसका जो मुआवजा सरकार दे रही है उससे किसान संतुष्ट नहीं है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर हम आज मंत्री जी से मिले थे। तो कुछ समस्याएं जो है हमारी, वो मंत्री जी ने सॉल्व करी है। टेंडरों के निरस्तीकरण को लेकर रुड़की नगर निगम में पार्षदों ने रोष जताया है। आपको बताते चले कि रुड़की नगर निगम हॉल में पहुंचकर पार्षदों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और अधिकारियों के खिलाफ जमकर रोष जताते हुए बताया कि नगर निगम के द्वारा बीते कई माह पहले लगभग 75 टेंडर किए गए थे, लेकिन फिर उन टेंडरों को निरस्त कर दिया गया। पार्षदों का आरोप है कि टेंडर तो कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनको बहाना बनाकर निरस्त भी कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे मेयर की जगह जब अधिकारी यहाँ पर आए तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड में हटवा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, निर्वाचित घोषित है, बोर्ड भंग नहीं होगा, मेयर साहब हटे कुर्सी से, तो वो हमारा जो अपमान किया गया इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और दूसरा, यहाँ पर पिछले वर्ष से आज तक कोई टेंडर नहीं हुआ। जब भी टेंडर इन्होंने निकाले उसको कैंसिल कर दिए, कभी कोई लकूना बताया, कभी कोई। आप देखिए, इन्होंने 75 टेंडर निकाल लेते आज से 4-5 माह पहले। देखिए, अप्रोच देखना चाहिए। आप एक चीज देखिए कि 1 साल हो गए पार्षदों को कहते हुए वार्ड में कि ये सड़क के काम हो रहे हैं, कितने कहा जा रहा है कि टेंडर हमारे कई बार हो लिए और वो टेंडर कैंसिल हो गए। तो हमें जवाब भी देना इस टाइम वार्ड में भारी हो चुका है। हमें तो खुद के मथुरा बिहार के, सुखदेव नगर के और संजय गांधी कॉलोनी के काम में कह के भी जवाब देना भारी हो चुका है। टेंडर हुए, फिर टेंडर कैंसिल हो गए, फिर प्रक्रिया होगी, उसमें 6 महीने उसमें गए, फिर दोबारा टेंडर हुए, फिर कैंसिल हो गए। अब कम से कम 1 महीना हो गया डब्बे में पैक टेंडर रखे, क्यों नहीं खोल रहे, क्या वजह है? इसकी हमें स्थिति कुछ समझ नहीं आ रही और ये जल्द से जल्द खुलने चाहिए, क्योंकि पब्लिक का काम के प्रति
और पार्षद के प्रति इतना आक्रोश बढ़ गया है कि पार्षदों को जवाब भी देना भारी हो चुका है। उधम सिंह नगर जिले की पुलपट्टा थाना पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे मदरसे में भीतर एक अंधेरे कमरे में बंधक बनाए गए 24 बच्चों को रिहा करा दिया गया है। आपको बताते चले कि यह अवैध मदरसा पुलपट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिरोली कला क्षेत्र में चल रहा था और वहीं पुलिस ने मदरसे को सील भी कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि मदरसा संचालक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कि अनाधिकृत रूप से मस्जिद का सेकंड फ्लोर में कुछ बच्चों को पढ़ाया जाने करके उस चीज का तस्दीक करने के लिए पहले हमारा एएसआई गए थे, उसमें पुष्टि हुआ तो तब तक तो तुरंत हमारा एसओ भी गए वहां पे उन्होंने देखा कि 25 के आसपास के बच्चों को, लोकल के बच्चों को या बाहर के बच्चों को, सबको पढ़ाया जा रहा था अनधिकृत रूप से मदरसा के रूप में। वो सेकेंड फ्लोर में, मस्जिद के सेकेंड फ्लोर में वो पढ़ाया जा रहा था। तत्काल हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और मस्जिद का संचालक और मदरसे का जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन सबके विरुद्ध जो है हम कानूनी रूप से कार्रवाई करें। तो आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें कि आपको बताते चले कि अवैध मदरसे में 24 बच्चों को, नाबालिग 24 बच्चों को बंधक बनाया गया था। और आपको बता दें कि अब फिलहाल पुलिस की तत्परता को दिखाते हुए पुलिस ने 24 के 24 नाबालिग बच्चों को रिहा करवा लिया है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में जहां मदरसे में महिला को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं आपको बताते चले कि मदरसा संचालक इस मामले में फरार है। चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन, यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में इस बार 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा की है। डीजीपी अशोक कुमार का इस मामले पर कहना है कि पुलिस प्रशासन लगातार इंतजाम के बेहतर इंतजाम कर रहा है और जिसकी वजह से लगातार श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम की यात्रा की है, वहीं दूसरे नंबर पर बद्रीनाथ धाम रहा और उनका यह भी कहना है कि पुलिस विभाग लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इंतजाम कर रहा है। कांवड़ से पहले यात्रा जो है 30 लाख के रेंज में होती थी और फिर कांवड़ के बाद अचानक से जो आई तो यात्री, आपको पता है, पहले साल 37 लाख और फिर 46 लाख, हर साल बढ़ती जा रही है और इस बार 50 लाख पार कर गई है। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती तो है और कई बार स्थिति विकट भी हो जाती है क्योंकि अभी सिस्टम में इतनी, जब भीड़ एक लेवल को पार करती है उसके बाद सिस्टम में, व्यवस्था में मतलब जगह मुश्किल हो जाती है। सोमवार को तहसील में एसडीएम आकाश जोशी ने एसएसबी जवानों और अन्य विभागीय अधिकारियों के संग बैठक की। वहीं आपको बताते चले कि एसडीएम ने बताया कि एसएसबी की तरफ से बीते कई दिनों में भारत नेपाल सीमा पर स्थित नो मेंस लैंड में अतिक्रमण को लेकर शिकायतें आ रही थी और बताया गया था कि एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट सुरेश कुमार तोमर की तरफ से बताया गया है कि कुछ स्थानों में बाउंड्री पिलर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं और जिसकी वजह से नो मेंस लैंड में अतिक्रमण हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इस संबंध में कई बार जवानों के संग विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। बताया गया है कि इसी संबंध में आगामी 26 अक्टूबर को नेपाल एपीएफ और भारतीय एसएसबी के जवानों के संग बैठक कर सीमा विवाद को लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें पूर्व में हमको एसएसबी की तरफ से नो मैंस लैंड में समय समय पर हो रहे इंक्रोचमेंट के संबंध में एक लेटर आया था, तो उसके संबंध में एक समन्वय समिति बुलाई गई थी जिसमें एसएसबी, पुलिस और फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी तथा रेवेन्यू की टीम द्वारा गठन करा गया और इसमें अग्रिम बैठक एसएसबी की तरफ से अपने नकली काउंटर पार्ट के साथ 26 तारीख को रखी गई है और एक बार उस मीटिंग के बाद जो भी निर्णय निकलेंगे उसमें फिर
हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा के द्वारा पार्टी पदाधिकारी की बैठक रखी गई और जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पश्चिम बंगाल के हुगली संसदीय क्षेत्र के सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शिरकत की। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया और वहीं विश्वकर्मा योजना का लाभ आम गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों को लोगों के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारियां भी दी गई। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है और जिसमें गरीब कामगार लोगों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विश्वकर्मा योजना की प्रदेश प्रभारी सांसद लोकेट चटर्जी ने कहा कि बड़े पैमाने पर गरीब और छोटे छोटे काम करने वाले स्वरोजगार कर आत्मसम्मान से जीने वाले लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी देकर इस योजना का लाभ दिए जाने को लेकर ओबीसी मोर्चे की बैठक का आयोजन किया गया है। सब लोगों को विश्वकर्मा योजना का लाभ मिले और नीचे स्तर तक पूरा उत्तराखंड प्रदेश में जाए, हम लोग इसके लिए हमारा पार्टी से ये प्रोग्राम है। इंडिया गठबंधन जो बने हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे उत्साह से इंडिया गठबंधन बने थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सब छोड़ रहा है, क्योंकि खुद का स्वार्थ है कि सीबीआई ईडी से एजेंसी से बचने के लिए ये लोग इंडिया में गठबंधन में शामिल हुआ था। अभी परिवारवाद का भी बात है कि किसके बाद खुद का किसी को बेटे को, किसी को भतीजा को मुख्यमंत्री बनाना है, तो परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार सब लेके ये इंडिया गठबंधन बने थे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं, जो उनके लिए जिनके लिए बनी है, उन तक वो लाभ पहुंचे दृष्टिकोण से आज हमारे इस बैठक में हमारी लोकसभा की सांसद डॉक्टर चटर्जी आई हुई हैं और हमारा प्रयास रहेगा योजना का लाभ उन समुदाय तक मिले जिनके लिए लाभ है। उसमें सरकार के सहयोगी के रूप में जागरूक हम लोग काम करेंगे और आज हमारी 4 जिलों की अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत 4 जिलों के हमारे जो कृषि कार्यकर्ता है, हमने उनको बुलाया है और इसमें हम लोगों ने जहाँ नाई है, धोबी है, कामगार हैं और हस्तकला से जुड़े लोग हैं, ऐसे अनेकों लोगों को इसका लाभ मिले, उस दृष्टि से घर घर संपर्क करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, इस भूमिका के कार्यक्रम तैयार। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने एक युवक को चरस तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 125 ग्राम चरस भी बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में भी पेश कर दिया है और जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। वहीं आपको बताते चले कि कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि आरोपी की पहचान संदीप निवासी शिवाजी नगर के रूप में हुई है। श्यामपुर पुलिस चौकी प्रभारी जगत सिंह ने हरिद्वार रोड पर चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बताते चले कि सिंहद्वार चौक पर इकट्ठा हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर आयोग के गेट पर पहुंचे और जहां पर आपको बता दें कि यूकेपीएससी के अधिकारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। यूकेपीएससी के गेट तक जाने का प्रयास कर रहे यूथ कांग्रेसियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का आरोप है कि यूकेपीएससी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहां आधिकारिक पेपर जो है वो लीक होने से नहीं रोक पा रहे हैं और साथ ही साथ कई भर्तियां भी लंबित पड़ी हुई हैं और जिसके चलते युवाओं का भविष्य आधार में लटका हुआ है। कार जो यूके घोटाला हुआ और हाकम सिंह जैसे ये प्रकरण इस प्रदेश में चल रहे हैं, तो उनको लेकर सरकार को तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच बिठानी चाहिए, लेकिन सरकार इसमें विफल है। सरकार ने एक ऐसा कानून थोप दिया कि आप लोग खुद स्वयं चीटिंग मत कीजिए, हम आप लोगों को सजा देंगे। 1-2 घंटे बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गए, फिर बाद में वही बच्चे कोई टिक्की लगा रहा होता है,
कोई चाय लगा रहा होता है। मतलब बच्चे 2-2, 4-4, 5-5 साल मेहनत करते हैं परीक्षा के लिए, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं आपके सामने है सब। ये जितने भी इनके आयोग हैं, ये भाजपा के आयोग बन चुके हैं। तो आपको बताते चले कि यूथ कांग्रेस की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि उनका यही आरोप है कि अधिकारी जो है वो पेपरों तक की, जो पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र होता है, उस तक की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि मामलों में पेपर लीक हो जाता है और जिसके बाद इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं छात्र छात्रा को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि बीते कई सालों से जो छात्र वो किसी पेपर के लिए तैयारी करता है और जिसके बाद जब परीक्षा की घड़ी आती है तो किसी ना किसी कारण की वजह से पेपर लीक हो जाने की वजह से उस छात्र का जो पूरा समय होता है वो बर्बाद हो जाता है। और इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहां पर इस प्रदर्शन की जानकारी पहले ही पुलिस प्रशासन को भी दे दी गई थी। वहीं आपको बताते चले कि अधिकारियों के परिसर तक पहुंचने तक इन कांग्रेसियों को रोक लिया गया और साथ ही साथ पुलिस बल के द्वारा बैरिकेडिंग भी की गई। वहीं आपको बताते चले कि उस दौरान पुलिस के कर्मचारी जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद रहे। काशीपुर आईटीआई थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर चोरी की 3 घटनाओं का खुलासा किया है। आपको बताते चले कि चोरी किया गया लाखों का माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आईटीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत पोश कॉलोनी प्रकाश सिटी में शिखा गौतम पत्नी विवेक गौतम और संजय कुमार पुत्र श्रीराम के घरों में तथा साथ ही आपको बता दें कि थाना काशीपुर क्षेत्र अंतर्गत रॉयल एनक्लेव में बंद घरों से अज्ञात चोरों के द्वारा कीमती आभूषण तथा बर्तन चोरी कर लिए गए थे और जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस की लगातार टीम लगी हुई थी, जिसमें सीओ, एसपी और हमारा एसएचओ आशुतोष आईटीआई का और विभिन्न टीमें लगी हुई थी। और बेहतरीन उपलब्धि मिला है हमारा चौकी इंचार्ज जितेंद्र, नवीन बुदानी, इन सबका और सुनील सुतेडी, इन लोगों का टीम का एफर्ट्स है कि बेहतरीन रिजल्ट मिला है कि इतने दिन के अंदर अंदर कल ही सारा सफल अनावरण हुआ है। साथियों, हैरान की बात है कि ये लोग बहुत अच्छे गाड़ियों में आते हैं, पॉश व्यक्तियों की तरह आके 5 से 10 मिनट में चोरियों को अंजाम दे देते हैं। हल्द्वानी में चोरों ने शनिवार की रात एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आधी रात असलाधारी चोर रामपुर रोड स्थित महिंद्रा शोरूम में दाखिल हो गए और 2 क्विंटल की तिजोरी उठाई और फिर कार में लाद कर उसे फरार हो गए। वहीं आपको बताते चले कि तिजोरी में लगभग 30 लाख रुपए से अधिक की राशि जो है वो बताई जा रही है। सुबह सूचना मिलते ही पुलिस और एसओजी के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जहां शोरूम मालिक ने टीपी नगर पुलिस को तहरीर सौंपी और हालांकि पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बजरंग मोटर्स में एक चोरी की घटना घटित हुई है और उसमें जो वादी है उसकी तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टीमों का गठन कर दिया गया केस को वर्कआउट करने के लिए और हमारी टीमें लगातार कई स्थानों पर सीसीटीवी को चेक कर रही हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ हथियारों से भी लैस थे क्या बाहर के यहाँ के कुछ ट्रेस हुए? नहीं, ये अभी विवेचना चल रही है और उसमें सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जब भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। हमारे यहाँ नवरात्रि पे बुकिंग वगैरह होती रहे तो अमाउंट तो थोड़ा ज़्यादा ही था, वो थोड़ा अकाउंट्स वाले बता ही देंगे अभी कैलकुलेशन के बाद। बट शनिवार और इतवार की रात को, शनिवार को हम लोग सब लोग इतवार की क्योंकि पहली नवरात्रि थी तैयारी करके घर गए 6 बजे के आसपास। रात को 12-1 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास एज पर सीसीटीवी वो हमारे यहाँ अंदर आए और उन्होंने सिर्फ टारगेट रखा था मेरा रूम और मेरे रूम की लॉकर, क्योंकि उनको पता था ये लॉकर यहाँ रखा है, क्योंकि किसी भी अनजान आदमी को ये पता नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये रखा है। वो आए
उन्होंने 1-1.5 घंटा मेरे कमरे में रहे। ये सब सीसीटीवी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो जा रहे हैं। बेमौसमी बारिश और तेज आंधी के चलते किसानों के खेतों में खड़ी धान की फसलें पूरे तरीके से बर्बाद हो गई हैं। आपको बताते चले कि मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी में किसानों का धान नमी के चलते बाहर मंडी में सूख रहा था और कुछ धान ट्रैक्टर ट्रोलियों में लदा हुआ था और वह सारा धान तेज बारिश की भेंट चढ़ गया है और इस दौरान किसानों के चेहरे भी उतर गए हैं। आढ़तियों का कहना है कि किसान धान बुवाई को लेकर पैसा आढ़तियों से लेकर जाता है, लेकिन इस भारी बरसात के चलते उसका सूखा रहा था जो धान है वो पूरे तरीके से भीग चुका है और जिसके चलते उसको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समय हमें जो है ड्रॉपिंग बढ़ जाएगी चावल में ड्रॉपिंग बढ़ जाएगी। जो खेतों में धान खड़ा हुआ है उनको नुकसान है इस समय। तो इस नुकसान का मुआवजा कौन देगा और किस तरीके से किसान अपनी भरपाई कर पाएगा? किसान की भरपाई करने कोई चांस नहीं लग रहा है। ये वो सरकार करे करना चाहिए है। तो सब लोग पूरी तरह सरकारी खरीद चालू नहीं है। जो मंडी में माल आ रहा है वो सूखा धान 21 करोड़ बिक रहा है। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन नैनीताल, देहरादून और पौड़ी में अभी भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और जिसको लेकर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेड भी मौजूद हैं। साथ ही लार्वा खत्म करने के लिए नगर निगम के साथ आशा कार्यकर्त्री भी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही हैं। हालांकि अभी तक प्रदेश में डेंगू से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू की स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। कुछ नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में केसेस आए हैं, जिसमें कोटद्वार में मेनली केसेस आए थे। उस पर हमारी मॉनिटरिंग सघन चल रही है और अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में। राजधानी देहरादून में दिसंबर में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। वहीं आपको बता दें कि मेयर ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं और जिसमें पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम सभी विभागों की ओर से सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि डीएम देहरादून सोनिका ने बताया कि जल्द ही सभी कार्य भी पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गम ने बताया कि जो लोग देश और विदेश से उत्तराखंड आ रहे हैं वह राजधानी देहरादून से एक सकारात्मक संदेश लेकर जाएं और भारी तादाद में उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया हो सके। देश से विदेश से हमारे देहरादून में सब लोग आएंगे, तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जो शहर की साज सज्जा है, शहर की व्यवस्था है वो ठीक हो। जो हमारे जानवर सड़कों में घूमते हैं उनको भी जो है उनको वहां से उठाकर उचित स्थान पर उनको रखेंगे। हम लोग एक तो जो पूरी शहर है उसमें जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, रोड का कार्य है, जंक्शन इम्प्रूवमेंट का कार्य है और जहां जहां हम लोगों को लगता है कि चीजें और इम्प्रूव, फसाड डेवलपमेंट किया जा सकता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। तो सारी एजेंसीज अभी काम में लगी हुई है, एमडीडी, नगर निगम, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल, सभी विभाग जो है अपने अपने स्तर पर कार्रवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।